अस्सलाम वालेकुम। मैं कोमल नासिर। सिलसिला है सेहत व तलबा। मैं अपने सुनने वालों को इस सिलसिले की मुनासबत से बताना चाहूँगी कि इसमें हम तिब्बी माहिरीन को बुलाते हैं और उनसे सवालात करके आप तक मुफीद मालूमात और मौसर मालूमात पहुँचाते हैं ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी में सेहत को बरोए कार ला सकें। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही काबिल तिब्बी माहिर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर शिराज अहमद गौरी। मिलते हैं अपने मेहमान से जो कि रजिस्ट्रार हैं RMO सिविल हॉस्पिटल कराची में, काबिल न्यूरोसर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। किसी भी शोबे को जब हम अपनाते हैं तो इसके पीछे यकीनन कोई वजह होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि न्यूरो सर्जरी की तरफ राग़िब होने की कोई ख़ास वजह? इस फील्ड को बहुत ही मुश्किल फील्ड समझा जाता है। पढ़ते वक्त भी जब हम पढ़ रहे होते थे एनाटॉमी इसकी बहुत डिफ़िकल्ट समझी जाती है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एक खौफ तारी होता है स्टूडेंट के ऊपर जब इस तमाम सब्जेक्ट से गुजर रहा होता है। मेरे ये भी सुनने में आया है कि एनाटॉमी का जब वाइवा होता है तो स्टूडेंट्स बेहोश हो जाते हैं। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्पेशली जब नर्वस सिस्टम का वाइवा होता है, आपके सामने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड रखी होती है और उसमें फिर आपसे डिफरेंट रीजन्स पूछे जा रहे होते हैं। इट इज़ वेरी, यू फील वेरी डिफिकल्ट कि भाई ये क्या मुझसे पूछा जा रहा है। खैर उस वक्त ये तो एक मेरे लिए स्टिमुलस था कि मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि एक डिफ़िकल्ट और डिफरेंट फील्ड में जाऊँ। नंबर 2, जब मैंने अपनी MBBS की तालीम मुकम्मल करी और देखा कि अतराफ़ में हमारे पास न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन दोनों बहुत ही कलील मिकदार में मौजूद हैं। हमारे पास लोग जो हैं परेशान होते हैं, जिनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ता है। और एक पेशेंट जिसको न्यूरो सर्जिकल प्रॉब्लम है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं अगर 3 महीने तक वो उस तकलीफ़ को झेलता रहे और 3 महीने बाद जाके उसको अपॉइंटमेंट मिले तो क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। ये बेसिक ये थिंकिंग थी। खुद मेरे अपने अजीज़ के साथ जब ये गुजरा था, मैं खुद उनके साथ उस तमाम प्रोसेस में शामिल था, तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना मैं एक न्यूरो सर्जन बनूं और न्यूरो सर्जन बन के इस कमी को कुछ हद तक कम करूं। सही कहा सर आपने कि जब अपने ऊपर गुजरती है तो आपको ये एहसास होता है कि वाकई हमें कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। और बहुत अच्छा फ़ैसला था और माशाल्लाह आप इतनी ईमानदारी से इसको सरअंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतने साल जो आपका दिमाग के साथ एक रिश्ता रहा है, इस रिश्ते के दौरान आपने दिमाग को कैसा देखा? आप क्या कहना चाहेंगे दिमाग के बारे में? मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि दिमाग वो बॉडी का हिस्सा है जिसके साथ आप जितना टाइम लगाने कम है। ये किसी वक्त आपको बहुत अच्छा रिस्पांस करता है जब आप पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, और किसी वक्त अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने चेंजेस आपके सामने आती हैं। हम जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, हम एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसको ट्रीट कर रहे हैं कि हमें पता है ब्रेन का ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, या ये थैलमस है, ये बेजल गैंग्लिया है। लेकिन हर शख्स की एनाटॉमी वेरी करती है। तो आप जब एज अ न्यूरो सर्जन जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, ट्रीट करने के लिए अपने पेशेंट को, तो आपको अपने माइंड में सारी आने वाली चेंजेस को रखना पड़ता है और उसी हिसाब से आपको उसको ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा सर, आप एक सर्जन हैं और जब यकीनन आप सर्जरी करते होंगे तो आपको एक खौफ महसूस नहीं होता कि आप एक इंसान को काट रहे हैं और मतलब उसकी जान भी आपके हाथ में होती है एक तरह से? बिल्कुल जान साथ में, खौफ नहीं होता। खुदा का उस वक्त अगर मेरी अपनी और मेरे जितने भी साथियों की फीलिंग्स है, कहता हूँ खुदा का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस काबिल बनाया कि हम किसी की बीमारी को दूर कर सकते हैं। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि जो उसकी डिजीज़ हमारे सामने मौजूद है उसको जितना हद तक, जितनी अल्लाह ताला ने हमको सलाहियत दी है, उसको दूर कर सकें। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा सर, साइकेट्रिस्ट, न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो दिमाग से ही मुताल्लिक हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि इन सब में फ़र्क क्या है? देखें, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, क्योंकि आम जो इंसान है हमारे तरफ में, उन लोगों को नहीं मालूम कि साइकेट्रिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन जब कोई ब्रेन का प्रॉब्लम होता है किस से रुजू करें। इसका आसान सा जवाब मैं ये दूंगा, आप किसी को भी पहले कंसल्ट कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन। मैं चूँकि न्यूरो सर्जन हूँ तो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको पहले जवाब दूंगा। जब भी कोई एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, मतलब दिमाग की साख्त में अगर कोई ज़ाहिर वाज़े तौर पे कोई चेंजेस आती हैं तो डील की जाती है न्यूरो सर्जरी के ज़रिए से, क्योंकि न्यूरो सर्जन उसको इस बात की प्लानिंग करता है कि उसको सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाए, उसको सही किया जाए उस पार्ट को। और अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहा है जिसको कोई एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही हमको, तो बेसिकली डील करता है या तो साइकेट्रिस्ट या न्यूरो फिजिशियन। अब अगर वो प्रॉब्लम जो है उसके बिहेवियर के साथ है, उसकी थिंकिंग के साथ है, उसकी थॉट्स के साथ है, तो वो सेगमेंट साइकेट्रिस्ट के पास चले जाता है। बाकी जो दीगर प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसके अंदर पैरालिसिस भी होता है, एपिलेप्सी भी होते हैं, स्ट्रोक भी होता है, ये सब न्यूरो फिजिशियन डील करता है। सही।
मतलब एक न्यूरो सर्जन को पता होता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किधर है, मतलब वो बेहतर तौर पर उस चीज़ को जानता है। बिल्कुल। और एक साइकेट्रिस्ट को पता होता है कि इंसान की सोच किस हद तक जा सकती है। सही। अच्छा, इंसान के जिस्म में 2 सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, एक वो जो उसके काबू में होता है और एक वो जो उसके काबू में नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि आम ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी के जो मामूलात ज़िंदगी है उसमें कैसे हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। देखें, हमारी ज़िंदगी इन दोनों सिस्टम से मिलकर ही चल रही है। एक वो सिस्टम जिसको आप कह रही हैं, जिसको हमारे लाशऊरी तौर पे हमारे कंट्रोल कर रहा होता है हमको, इसमें बेसिकली तौर पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हम वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि हम, जैसे मिसाल के तौर पे खाना, डाइजेशन, ठीक है ना, डाइजेशन के बाद डेफिकेशन, यूरिनेशन, स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, इवन रेस्पिरेशन, ये सब हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप दिल को आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, सांस आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ऐसा होने लगा तो हम खाना खाने के बाद हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी कि अब हमें एग्जैक्टली। तो ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत एहसान है कि इसने हमको एक ऐसा सिस्टम दे दिया जो कि हमारे पास लाशऊरी तौर पे हमारी इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इसके बरखलाफ वो एक दूसरा सिस्टम दिया हुआ है जो कि हमारे कंट्रोल में दे दिया है, जो कि इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट, कि हमें कहाँ चलना है, कैसे चलना है, ठीक है, देखने का अमल, ठीक है ना। आल्दो के इसमें कुछ पार्ट आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक से भी है, लेकिन इट्स अप टू यू। अब आप आइज़ को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप टंग को प्रोट्यूड कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में दे दी एक्टिविटी। इंसान का दिमाग जो है, हम सब जानते हैं कि वो हमारी तमाम तर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन क्या ये दिमाग जो है हमारा, हम उसको, अगर वो हमें किसी चीज़ के लिए कह रहा है कि ये करना है और हम कहते हैं कि नहीं हमें ये करना है, ये नहायत ही एक पेचीदा सा काम है और इसको हर इंसान नहीं कर सकता। मतलब कहते हैं जिसको कि नफ्स को कंट्रोल करना, तो ये एक मुश्किल काम है, लेकिन क्या इंसान ऐसा कर सकता है, और अगर ऐसा कर सकता है तो किस तरह से? देखिए, ये जो आपने सवाल करा ना, ये बेसिकली इसका ताल्लुक तो ये आपकी ट्रेनिंग के साथ हो गया। जब हम बचपन से जैसे एक बच्चे को स्कूल में भेजते हैं जहाँ पे उसको नर्सरी क्लास से पढ़ाना सिखाया जाता है, पढ़ने का प्रोसेस तो इसको मास्टर्स PhD तक भी चलता है। चाहे तो बच्चे को हम डायरेक्ट मास्टर्स और PhD की क्लास में इसको अगर हम इसको जाके एडमिशन करा देंगे, बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन बेसिक पर्पस ये होता है कि उसको हम ट्रेन करें, जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी के अंदर उसको जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस कर सकता है, उसके लिए उसको प्रिपेयर करें। तो यही सारा ताल्लुक है। जो बच्चा बचपन से ट्रेंड होना शुरू हो जाते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इसकी ब्रेन के अंदर मेमोरी बन के सेव हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है वो एक्टिविटी हर वक्त परफॉर्म करें। सपोज स्विमिंग करने अगर कोई जाता है, तो स्विमिंग जब करेगा जब वो पूल में जाएगा या किसी दरिया में जाएगा या समंदर में जाएगा। हर वक्त तो बंदा स्विमिंग नहीं करता है। आपको अच्छी तरह पता है स्विमिंग एक स्किल है, उसको आपको सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। लेकिन एक मरतबा आप लर्न कर लेते हैं तो आपकी ब्रेन में ये सारी एक्टिविटी स्टोर हो जाती है। अब आप चलते हैं तो आपको स्विमिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप पानी में जाएंगे जब भी आप स्विमिंग करेंगे। मतलब ये कॉमन सेंस है कि ऐसा है और ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि इब्न सीना का था या कोई पुराने साइंटिस्ट थे कि एक सफ़र पे थे और उनके साथ उनका कोई दोस्त था, तो वो उसको किसी सांप ने काट लिया, उनके दोस्त को। तो उन्होंने देख लिया कि इसे सांप ने काटा है, लेकिन बताया नहीं कि सांप ने उन्हें काटा है। तो जब सफ़र ख़त्म हुआ तो उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या हुआ था? उन्होंने कहा हाँ, एक कीड़े ने काटा था। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सांप ने काटा था। और वो सुनते ही उसके दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि मुझे सांप ने काटा था। ये सोच के ही वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मकसद, दिमाग को जब तक खबर नहीं थी उस चीज़ की, वो उसको बिल्कुल एक सिंपल वे में ले रहा था। लेकिन जब उसको इस चीज़ का इल्म हुआ तो फ़ौरन उसने अपना काम करना शुरू कर दिया और यकीनन उसके दिमाग के सारे सिग्नल्स आने बंद हो गए और वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ओके, देखें, जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, जो वाक़े की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसका भी ताल्लुक वो एक लाशऊरी सिस्टम के साथ है, जो कि मैंने आपसे पहले बताया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। जो खौफ का आंसर है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए आम इस्तेमाल की जाती है फ़ाइट और फ्लाइट।
मतलब या तो लड़ें या भाग जाएं, जी। ठीक है ना। तो वही सारा अवामिल था, उनको मालूम नहीं था, उनको किसी चीज़ ने काटा, उन्होंने देखा ही नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज़ वो फ्लाइट कर जाते या उस फाइट करते, उस वक्त उस सांप को मार देते, बशर्ते कि उनको इतना हौसला उनमें था। लेकिन ये आपने जैसे पूरे वाक़े को कंप्लीट करा कि वो खौफ था उनके दिल में सांप का, तो जब उनको बताया गया तो सिर्फ उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बाद में एक्टिवेट हुआ, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सारी बॉडी की इमरजेंसी एक्टिविटीज़ को अलर्ट करता है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, इवन समटाइम इतनी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि अरिथमिया और हार्ट फेलियर की तरफ चले जाता है। जिसमें तो बाज़ औक़ात डर से इंसान जो है वो मर जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको सुन के मैं एक मज़ेदार इसमें बताता हूँ इसी सिस्टम को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे पास, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि सुसाइड कमिट करते हैं। जैसे अगर वो बिल्डिंग के ऊपर गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर गए, वहाँ से छलांग लगा दी। तो ये स्टडी कंडक्ट हुई यूएस के अंदर। इस स्टडी कंडक्ट के बाद उन्होंने आखिर में ये रिजल्ट एनालाइज किए कि जो उसमें 70% जो लोग थे वो एक्चुअली नीचे गिरने की वजह से नहीं मरे थे, वो रास्ते में उनके हार्ट फेलियर की वजह से मर गए थे। खौफ की वजह से वो नीचे कूदे, उनका सिस्टम एक्टिवेट हुआ, हार्ट फेलियर हो गया और वो डाई हो गया। नीचे जब बॉडी गिरी तो बाद में डैमेज उनको उनके इंतकाल के बाद हुआ था। सिर्फ इस बात की तरफ मैं किसी को ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोई सुसाइड कमिट करे या इस तरह की कोई एक्टिविटी करे, बट ये सिस्टम का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दिमाग हम सबको पता है कि क्या चीज़ है और इसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, लेकिन दिमाग और एहसासात, इन दोनों का एक दूसरे से एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और ताल्लुक भी इस तरह कि एक दुश्मनी है, एक जंग है एक दूसरे के साथ, और ये बरसों से चल रही है। आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर कौन जीता है, दिमाग या एहसासात? डिपेंडिंग अपॉन पर्सन। वो पर्सन जो कि मैच्योर है वो अपने दिमाग को हमेशा ऊपर रखते हैं, अपने हर फील्ड के अंदर वो देखते हैं कि नुकसान। दिमाग का मतलब है कि आप में शऊर। दिमाग वाले लोग जो है उनको कहा जाता है कि आप बहुत पत्थर दिल हैं, आप किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते। ये तो डिपेंड करता है। अगर किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो कहते हैं बड़े नरम दिल हैं, आप बड़े सखी दिल हैं, और नुकसान पहुंच रहा होता है तो कहते हैं जी आप पत्थर दिल हैं। लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस तरह की कोई अभी तक कोई प्रूव नहीं है कि हार्ट और जो ब्रेन है दो डिफरेंट थिंग है। मीन ये कि इसमें अभी तक कहीं से प्रूव नहीं है कि इंसान दिल से भी सोच सकता है। ये सिर्फ आम इस्तेलाह है कि लोग कह रहे हैं मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल ये कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ। दिमाग इस तरह से आम जिंदगी में इस चीज़ का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अभी तक कोई प्रूव नहीं है कि कोई इस तरह के भी फीलिंग्स हैं जो हार्ट जनरेट कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम है जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंडर कंट्रोल खुद हार्ट काम कर रहा है, और वो भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि यही बात हुई कि ये सुनने के लिए आता है कि दिल से सोच रहे हैं या क्या जो भी है, और वो मैं कह चुकी हूँ कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम ऐसे सोचेंगे और एक डॉक्टर होने की हैसियत से हम ऐसे सोचेंगे। दिमाग की कोई ऐसी खुसूसियत जो तमाम जिस्म के आज़ा से मुख्तलिफ हो? हाँ बिल्कुल है। दिमाग की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि दिमाग सारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो दिमाग को कंट्रोल करे, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं, उनमें यह कैपेबिलिटी होती है, वो रीजनरेट कर जाते हैं। ब्रेन में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रीजनरेट करे। नंबर 3, ब्रेन इज़ द ओनली पार्ट जिसको हर वक्त ग्लूकोज चाहिए अपनी एनर्जी के लिए। ये ग्लूकोज का नेमुल बदल कीटोन बॉडीज़ होती हैं। बाकी डिफरेंट जो ऑर्गन है वो ग्लूकोज के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ग्लूकोज। एंड ब्रेन इज़ द फर्स्ट ऑर्गन डेट डाई। पेशेंट जब एक्सपायर होता है, अब हम आजकल न्यू एरा में चले गए जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं, बट अभी तक ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता बिकॉज ब्रेन डाई विद इन 5 मिनट। हम सब ये जानते हैं कि हमारे जिस्म में ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं या बाकी जो भी चीज़ें हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं उनको स्टोर करते हैं। तो क्या दिमाग जो है हमारे जिस्म में ग्लूकोज मौजूद होता है उसको यूटिलाइज़ करता है? बिल्कुल, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है ब्रेन बराह रास्त उसी को यूज़ करता है। अच्छा, एक वक्त आए इंसान जो है वो फाके पर है जी, और उसको जो है ग्लूकोज मिल रहा है और एक वक्त के बाद नहीं मिल रहा जी, तो दिमाग का क्या उस पर रद्द? बिल्कुल, अगर आप उसकी रद्दमल की छोटी सी एग्जांपल, अभी आने वाला महीना है रमज़ान का, आप ये देखिएगा लोग शाम के वक्त होते हैं जब ऑफिस से घर की तरफ जा रहे होते हैं, कितने चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, वो उनका बस नहीं चलता। हालांकि रमज़ान हमें सबक देता है, लेकिन उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। आप ट्रैफिक की सूरत हाल देख लीजिए, घर पे जब पहुंचते हैं तो उनके बिहेवियरल चेंजेस देखा करें। मीन ये होता है कि उनका ग्लूकोज लेवल डाउन होते होते इस लेवल तक पहुंच गया कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोर ख़त्म हो गए। बॉडी के अंदर एनर्जी के हमारे पास सब्स्टिट्यूट स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन ब्रेन ओनली वांट ग्लूकोज।
फॉर डैट रीज़न ब्रेन में इरिटेशन, बाज़-औक़ात आप देखें लोग सो जाते हैं शाम के वक्त असर की नमाज़ पढ़कर सो जाते हैं, मीन्स ये कि ब्रेन रेस्ट मांग रहा है कि उसको अब एनर्जी लेवल उसका कम हो गया, वो कहता है जी मज़ीद मैं आपके साथ कोई और कॉपरेट ही करूँगा, सिर्फ मुझे आप ऑटोमेटिज़म पे छोड़ दीजिए, मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप रोज़ा खोलते हैं, आपने खजूर खाई, शरबत पिया या कोई और मीठी चीज़ खाई, फ़ौरन आप एक्टिव हो जाते हैं। मीन कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज एक प्योर फॉर्म में गया, ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन फौरी तौर पे उसी स्टेट पे आ गया जिस तरह वो शुरू में काम कर रहा था जब उसको ग्लूकोज नॉर्मल क्वांटिटी में मिल रहा था। सही। अब हम बीमारियों की तरफ आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, नीमन-पिक डिजीज़, ये जो बीमारियाँ हैं ये हमारे माशरे में हमें अक्सर देखने में आती हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि ये क्यों होती हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ओके, एक और सेगमेंट। पहले तो मैं जब आपने डिमेंशिया, अल्जाइमर, नीमन-पिक का आपने तज़किरा करा तो अपने सुनने वालों के लिए उनकी मालूमात के लिए सबसे पहले मैं इस बात को मैं ज़रूर बयान करूँगा कि तीनों डिजीज़ बेसिकली डील की जाती हैं न्यूरोफिजिशियन के ज़रिए से। इन तीनों डिजीज़ का ताल्लुक ब्रेन की एनाटॉमी के साथ नहीं है, ब्रेन की फंक्शनिंग के साथ है कि विद द पैसेज ऑफ एज इन तीनों डिजीज़ का ताल्लुक जब हम देखते हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंसान की एज एडवांस होती जाती है, ये तीनों डिजीज़ मुख्तलिफ फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओल्ड एज में जाके ये प्रेजेंट करती हैं ड्यू टू एट्रोफिक चेंजेस। डिमेंशिया फ्रंटल लोब, ब्रेन का फ्रंटल लोब है जिसका ताल्लुक मेमोरी के साथ है, बिहेवियर के साथ है। यहाँ पे एट्रोफी जब फ्रंटल लोब की होती है तो पेशेंट की मेमोरी वीक हो जाती है, किसी को भी हो सकती है, इवन मेरे अपने किसी शख्स को हो सकती है, मेरे अपने घर के फैमिली मेम्बर को हो सकती है कि उसकी डिमेंशिया की आम अलामत उसकी वीक मेमोरी, भूल जाना, रखता है कोई चीज़ भूल जाते हैं, सिंपल। इनकी तशख़ीस के लिए आपको जब भी आप किसी ऐसे मरीज़ को देखें जिसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, मेमोरी वीक हो रही है या उसके अंदर एबनॉर्मल उसके पोस्चरल चेंजेस आ रही हैं, फौरी तौर पे आप किसी अच्छे से न्यूरोफिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट से रुजू कीजिए। वो लोग आपको मुआयना करेंगे और तशख़ीस करके आपको फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। सर्जन के लिए एनाटमी कितनी ज़रूरी होती है? बिल्कुल, सर्जन के लिए एनाटमी इस तरह से ज़रूरी होती है जिस तरह कार ड्राइव करने वाले के लिए ड्राइविंग ज़रूरी होती है, किसी मैकेनिक के लिए ये बात ज़रूरी होती है, इंजीनियर के लिए बात ज़रूरी होती है कि उसको पता हो कि इसकी जो भी मशीनरी है वो किस तरह बनी हुई है और किस जगह पे फिट हुई हुई है। इस तरह सर्जन के लिए एनाटमी का जानना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम कुछ तहकीकात के लिहाज से बात करते हैं। क्या साइंस ने ऐसी कोई टेक्निक ईजाद की है कि जिसकी वजह से दिमाग की सोच को जान सकें? अभी तक इसके ऊपर काम चल रहा है। हाय दिन हम लोग मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में और इवन नेट्स के ऊपर छोटे छोटे से इसके मुतालिक मालूमात मिलती हैं कि कुछ इस तरह से काम हो रहा है, लेकिन अभी तक ये आम पब्लिक के लिए पब्लिकली ये चीज़ एक्सपोज नहीं हो सकी कि जिसके ज़रिए से हम किसी इंसान के बिहेवियर को या किसी की सोच को मालूम कर सकें। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बिल्कुल। और साइंस इस पर भी तहकीक कर रही है कि इंसान अपने बीते हुए लम्हात को भुलाना चाहता है और जो उसको याद आए तो उसको दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो उनको याद करके, कि अंदर जाके वो दिमाग के उन चीज़ों को डिलीट कर दे ताकि वो दोबारा उसको याद ना आए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है? देखें, बिल्कुल ये दुरुस्त है। अगेन अगर हम बात करते हैं दुख या तकलीफ़दा लम्हों की, इन तमाम लम्हात के अंदर इंसान का एक सिस्टम एक्टिव होता है, जस्ट लाइक वो तमाम सिस्टम जो कि जिसका ताल्लुक इंसान के अपने जज्बात के साथ है, जिसका ताल्लुक इंसान की सोचों के साथ है, मेमोरी के साथ है। तो अभी जो इसके ऊपर अब तक जो इसके ऊपर काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि उसकी आप मेमोरी को थोड़ा सा डिलीट करें, वीक करें, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आते हैं उसकी रीसेंट मेमोरी भी वीक हो जाती है। तो फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि आप ऐसी कोई ड्रग्स उस वक्त तक इस्तेमाल न करें जब तक कि पेशेंट के ऊपर सीवियर इफेक्ट हो, जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में चले गया, पेशेंट किसी नागहाने खौफ में मुब्तला है, तो हम जाके ऐसी ट्रीटमेंट उसको सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज़ इसको हम लोग उसको इन्वायरमेंटल चेंजेस की तरफ लेके आते हैं कि उसको वो इन्वायरमेंट चेंज कर दीजिए, वो तमाम अवामिल, वो तमाम तर लोग जिनसे भी जब भी वो मिलता है और उसको वो सारी बातें याद आती हैं, वो सारे मौज़ूआत को तब्दील कर दें। इस चीज़ के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा काम किया रहा है। अब दवाओं के ज़रिए से कम काम लिया जाता है इस सारे मसले के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कहते हैं कि इंसान जो आगे के लिए अपने जो भी सोचता है वो ये सोचता है कि मैंने पीछे ये गलती की थी तो मैं अब आइंदा वो नहीं करूँगा, लेकिन वो चीज़ जब इंसान के दिमाग से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो उसको कैसे आगे उसको एक इस तरह कैसे रख सकता है कि मैंने ये गलती की थी, अब मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। वो गलती ही उसके दिमाग में मौजूद नहीं होगी। मैंने आपसे कहा ना, दैट्स वाई ये तमाम चीज़ें ड्रग के ज़रिए तो मुमकिन है कि आप उसको
उस ब्रेन के जो हिस्सा सोचने का है उसको आप सेडेट कर दें, मतलब सुला दें उसको। लेकिन अगेन उसके तमाम, सिर्फ अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है कि सिर्फ उन सोचों के ऊपर जाके अमल करेगी, सिर्फ उन सोचों को जाके ख़त्म करेगी। वो तमाम सोचने के प्रोसेस को ब्लॉक करेगी, जिसमें इसके पास उसकी वो लर्निंग एबिलिटी भी आ सकती है जो उसने तालीम हासिल करी, जो वो काम कर रहा है, प्रोफेशनल स्किल कर रहा है, वो भी भूल सकता है। दैट्स वाई सिर्फ उसको हम लोग यहाँ पे उसकी मुख्तलिफ जितनी भी थेरेपीज़ आई हैं इसके अंदर उसको, उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं दूसरी तरफ। उसको बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है कि उसको इनकरेज किया जाए कि जो कुछ पूरा हुआ कोई बात नहीं, नाउ नेक्स्ट टाइम आप ये ट्राई करो, इस तरीके से ट्राई करो, आपके साथ अच्छा होगा और आप बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाओगे। ठीक। अच्छा सर, मैं आखिर में आपसे ये चाहूँगी कि क्या आप हमारे नौजवानों को या वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे, कोई कारामद बात बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर कारामद मशवरा देना चाहूँगा, स्पेशली मेरे तमाम यंगर्स, वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो अभी MBBS करके बैठे हों या वो स्टूडेंट्स जो कि अभी मेडिकल प्रोफेशन में आने की तैयारी करें, लाइक जो लोग मेडिकल प्री मेडिकल की फील्ड को चूज़ करते हैं। आपको इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा डिटरमिन्ड होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि हमने डॉक्टर बन के करना क्या है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो कि जस्ट उनकी क्वालिफ़िकेशन आफ्टर MBBS वो अपने कैरियर को चेंज कर देते हैं। उनको डिप्रेशन होने लगता है, उनको अनसेटिस्फैक्शन होने लगती है कि आगे आने यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत मुश्किल से स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग मिलती है, बहुत मुश्किल से स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। लेकिन मैं सिर्फ उनसे इतना सा कहूँगा कि आप अपने आप को किसी भी तरह डिस्करेज मत होने दें, और उनके वालिदैन को भी कहूँगा जब भी वो कैरियर काउंसलिंग करें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, तो उसको डॉक्टर बनने का नहीं कहें, उसको ये बताएं कि उसको आगे फ्यूचर में डॉक्टर बन के करना क्या है। लाइक उसको न्यूरो सर्जन बनना है, न्यूरो फिजिशियन बनना है, कार्डियक सर्जन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, और उस तरह उसको इन्वायरमेंट भी दीजिए, उस तरह उसके फिजिशियंस डॉक्टर से जाके मिलवाइए भी, ताकि बच्चे के अंदर एक शौक बरकरार रहे और वो अपनी उस टारगेट के अचीवमेंट के लिए मुस्तकिल तौर पे लगा रहे। हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता होता, हमारे बच्चे, मैं जब पूछता हूँ क्या बनना है, डॉक्टर, मैंने कहा भाई आगे क्या प्लानिंग है, सोचेंगे बाद में। आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो आधा मेडिकल पढ़ चुके होते हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि अभी सोचा नहीं है, बाद में सोचेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल यही होता है कि उनको, इसलिए क्योंकि उनको जस्ट उनका एम सिर्फ मेडिकल में दाखिला लेना होता है, या फिर सिर्फ वो भी बाज़ औक़ात किसी प्रेशर की जद में आके वो ऐसा मोस्ट होता है। अगर आपने बड़ा, एक और मेरे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेगमेंट छोड़ दिया, इस सेगमेंट प्रेशर में सबसे ज़्यादा हमारी जो बच्चियाँ हैं वो आती हैं इफेक्ट में, कि वालिदैन ने उनके ऊपर एक मुकर्रर कर दिया जी मेरी बच्ची ने डॉक्टर बनना है। अब बेचारी बच्ची क्या करे, उसको किसी भी तरीके से डॉक्टर बनना है, उसकी कोई विल नहीं पूछी जाती है, उसकी कोई आगे उसको मालूम नहीं होता है कि इवन आफ्टर डॉक्टर कितनी सारी आप लड़कियां आप देखेंगे, जब आप स्पेशलाइज लेवल पे आके देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो 90% लड़कियां होती हैं और 10% लड़के होते हैं। जब आप स्पेशलाइज फील्ड में आके देखेंगे तो वहाँ पे 95% लड़के मेल होते हैं और 5% जस्ट लड़कियाँ। मतलब इससे सामने आता है कि लड़कियाँ जो MBBS के दौरान या आफ्टर MBBS वो अपनी स्टडी को क्विट कर देती हैं, या किसी वजह से उनकी स्टडी को छुड़वा दिया जाता है, और उसके बाद बाकी वो अपने घरदारी को संभालती हैं या कोई और प्रोफेशन में चले जाती हैं, बाकी फिर लड़के इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा वालिदैन को भी, उन तमाम लोगों का जिन लोगों का ताल्लुक़ उस लड़की के साथ है जो डॉक्टर है या डॉक्टर बनने जा रही है, प्लीज़ उसको उसका कैरियर पूरा करने दें। उसको आप इस फील्ड में लेकर आएँ तो उसको एक मुकम्मल डॉक्टर बनने दें, एक स्पेशलिस्ट बनने दें। सर, मैं आपकी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और हमारे सुनने वालों को भी यकीनन मौसर और मुफीद मालूमात मिली होगी, और इस पर अमल करके मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।